मैं एक और सेकंड वीडियो के साथ यही टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये एनवीएस सीरीज़ है जो जो जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में आपका एनवीएस का एग्ज़ाम है। सो एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट मैं मतलब केमिस्ट्री की पूरी रिवीजन करा दूँ एक बार एज ए शॉर्ट नोट्स। सो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो आपको टफ लगता है तो मैं वो पहले करा दूंगी, तो आप वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड जैसे कि नाम से पता है कि जिसके अंदर जिस एल्काइल ग्रुप के साथ एक 1 मिनट ऐसे करते हैं हम इसको ऐसे करके। जिस एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम एल्काइल हेलाइड बोलते हैं। अगर और सेकंड नाम इसका होता है हेलो एल्केन। ठीक है, दे आर यूज कॉमनली एज फ्लेम रिटार्डेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, रेफ्रिजरेटर, प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी। तो बेसिकली इनके एप्लीकेशंस पे आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर में, रेफ्रिजरेंट में, प्रोपेलेंट में, इन सब में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है वो प्राइमरी होता है। जिसमें एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है वो सेकेंडरी होता है। एंड जिसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है। मतलब कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप प्लस हेलोजन, तो ये हो जाएगा टर्सरी। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन का पार्ट है जस्ट। एंड इसके एक 1 मिनट। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन के में मतलब कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे हम, मतलब ये पढ़ते हैं ना, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर हम एल्कीन के अंदर कोई मतलब एल्कीन मतलब पाई बॉन्ड के अंदर कोई भी एडिशन कराएंगे इस ग्रुप की, मतलब एल्काइल हैलाइड ग्रुप की, जैसे Cl2 ऐड करा दो। ठीक है, या फिर कोई HX ग्रुप ऐड करा दो। ठीक है, तो ये हेलोजन ऐड हो जाएगा। तो एक ये हमारी एडिशन रिएक्शन होती है जिससे हम एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, ये एज ए रिवीजन है। ठीक है, एक होती है, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन मतलब इसके अंदर ऐड हो गया पाई बॉन्ड के अंदर और ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ आ गया, ये हट गया, ये रिमूव हो गया, तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया क्योंकि ये हमारा हेलोजन ग्रुप था। ठीक है, थर्ड है हमारे अंदर इसके अंदर इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है? एलिमिनेशन के अंदर यहाँ ग्रुप दिए होते हैं, कोई भी दो ग्रुप है। ठीक है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू फॉर्म एन अनसैचुरेटेड रिएक्शन। तो ये 1 मिनट है इसका। ये एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा? ये ग्रुप क्या करेगा? एलिमिनेट कर जाएगा। ये ग्रुप एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास एल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर क्या होता है? कोई न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्स रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होती है, एक होती है SN1 एंड एक होती है SN2। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। एक होता है SN1 एंड एक होता है SN2। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल बायोमोलिकुलर, मतलब SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर है। ठीक है, तो SN2 मतलब बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ये हमने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन है। किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ेगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव करेगा। ये दोनों स्टेप एक साथ ही होते हैं जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब OH अटैक कर रहा है और Br लीव कर रहा है। ठीक है, तो Br यहाँ इस प्रोडक्ट में क्या होगा? Br लीव कर जाएगा, OH अटैक कर जाएगा। तो ये जो बनेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अपोजिट होगी, क्योंकि Br यहाँ से लीव हुआ है और OH पीछे से बैक साइड अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये SN2 होती है। 2 मतलब एक ही साथ दोनों स्टेप होने, 2 मतलब एक साथ दोनों स्टेप होने। ठीक है, तो की फीचर ऑफ SN2 क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में होगी। स्टेप तो एक ही है ना, मतलब एक ही स्टेप में दोनों स्टेप हो रहे हैं। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि Br मतलब लीव देखो, जो जल्दी लीव करेगा इट मीन्स OH जल्दी अटैक कर जाएगा। ठीक है, जो स्लो लीव करेगा तो मतलब ये रिएक्शन स्लो होगी। तो इसके ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, और OH के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। एक डिफरेंस ये है ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में,
एक्चुअली मेरे पास ना भी टाइम कम है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। बाकी अगर कभी डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये अनस्टेबल स्टेट होती है, मतलब इसके अंदर स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता। एक ही स्टेप में, एक ही स्टेज में दोनों चीज़ हो रही होती है। लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है कि स्टेबल इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकटायन हम पढ़ते हैं ना, कार्बोकटायन स्टेबल होता है, कार्बोनायन स्टेबल होता है, तो ये सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये ट्रांजिशन स्टेज से जाती है, इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। जब इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो रीअरेंज भी नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है। इन्वर्जन मतलब OH ने पीछे से अटैक किया तो Br आगे से लीव किया, मतलब इन्वर्ट हो गया है ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होएगा। अब ये देखो, अब OH ने पीछे से अटैक करना है, ठीक है। जब OH ने अटैक करना है, Br ने लीव करना है, तो यहाँ पे क्या हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, तब भी तो OH अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये 5 मेंबर मतलब पेंटागोनल वो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए ये ग्रुप क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। अगर ये लार्ज होंगे ना तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो लिस्ट हिंडर होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज होता है ना, जो लिस्ट हिंडर होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये इसका ऑर्डर है। वो फेवर बाय एप्रोटिक सोलवेंट। सोलवेंट होते हैं, एक होता है प्रोटिक और एक होता है एप्रोटिक, ठीक है। तो ये प्रोटिक होता है जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एप्रोटिक होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होते। तो ये एप्रोटिक सोलवेंट कंटेन इसमें फेवर करती है, ठीक है। क्यों करती है वो, हाँ अभी तो नहीं बता सकती मैं, क्योंकि तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। सो अभी के लिए इतना ही है कि ये एप्रोटिक सोलवेंट फॉलो करती है SN2। अब हम आते हैं SN1 के अंदर। SN1 के अंदर क्या होता है, SN1 के अंदर हम पढ़ते हैं SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइड यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ब्रोमीन लीव करता है, फिर ये इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या बन गया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। फिर क्या करेगा, OH इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्लो स्टेप होता है जब ब्रोमीन लीव करता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होते हैं। तो ये वाला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। फिर OH इसके ऊपर रिएक्ट करके ये बना देते हैं, मतलब OH इस पर एक्ट करके फास्ट, ये गलत है, यहाँ पे OH आएगा, गलती से दिया हुआ इसने यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में इसके फीचर्स क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, ठीक है। लेकिन ये एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, SN2 वाला हमेशा 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए वो SN2 होता है। वो करेगा इसके ऊपर भी डिपेंड, और जो अटैक आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड। बट जो SN1 है, SN1 सिर्फ एक ही इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ठीक है। रीअरेंजमेंट हो सकती है क्योंकि कार्बोकटायन बन गया। रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। रैस्मिक मिक्सचर का क्या मतलब है, रैस्मिक मिक्सचर का मतलब है OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, कार्बोकटायन का आप लोगों को सबको पता है कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है, ये होता है ऑर्डर। सो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी ये, क्योंकि यहाँ कार्बोकटायन बन रहा है तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो वो एप्रोटिक सोलवेंट में फेवर कर रहा था, ये प्रोटिक सोलवेंट में फेवर करेगा SN1, ठीक। सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन क्या है, नाम से पता लग रहा है जो जिसमें कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही हो। क्या एलिमिनेट होगा, जैसे HX, ये एलिमिनेट होगा तो ये डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ HX रिमूव होगा, ठीक है। द रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम द कार्बन टू विच इट इज़ अटैच अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये इसके साथ वाला अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन और सिंपली एलिमिनेशन, दी 3 मैकेनिज्म हैव बीन आउटलाइन। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म आउटलाइन किए हुए हैं 3 तरह से एलिमिनेशन हो सकता है। एक होता है एलिमिनेशन E2, E1 और E1C भी होगा शायद। इसमें हम देखते हैं, चलो भी देखते हैं। पहले आता है E2। E2 के अंदर क्या आएगा, E2 एलिमिनेशन मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे वो था ना SN2 में क्या हो रहा था कि एक अटैक कर रहा था तो दूसरा लीव कर रहा था, सेम E2 में है कि अगर बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा बेस, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ निकल जाएगा, तो एक ही स्टेप में दोनों चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन E2 है तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। ऑब्जर्व इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो टर्सरी होगा वही तो स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। फेवर बाय एप्रोटिक सोलवेंट, जैसे SN2 था,
एप्रोटिक सोलवेंट, इसमें भी एप्रोटिक सोलवेंट को फेवर करेगा, ठीक है। अब है हमारे पास इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, इवन के अंदर क्या होगा, पहले क्या करेगा, एक्स लीव करेगा, एक्स लीव बन करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। इसके बाद रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, या तो ये इधर मूव हो जाए, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाए, अगर ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो। अगर नहीं ऐसा होगा तो बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन लेके यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पे ये प्रोडक्ट, एक ये और एक ये, ठीक है। सो ये इसमें ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, सॉरी एक मिनट, ये इसके फीचर देख लेते हैं ईवन के। ईवन के फीचर क्या है, ईवन के फीचर ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। एक के ऊपर डिपेंड कर रही है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, सेम वैसे ही है जैसे SN1 है SN2 था, प्रोटिक सोलवेंट को फेवर कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर थर्ड कौन सी है, E1CB, उसमें तो 2 ही थी, SN1 SN2, इसमें 3 है, तीसरी कौन सी है, E1CB। E1CB मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये हुआ E1CB। 1 मिनट, ओके। अब इसके अंदर क्या है, E1CB के अंदर कॉन्जुगेट बेस, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस कब बनता है कि कोई भी बेस आके पहले हाइड्रोजन लेके जाएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, ठीक है। जब ये बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये लीव कर जाएगा, तो मतलब ये स्टेबल बनना चाहिए। ये जब स्टेबल बनेगा तभी E1CB लगेगी रिएक्शन, ठीक है। ये तब बनते हैं स्टेबल जब कोई इनोलेट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी कब स्टेबल बनते हैं। तो E1CB के अंदर 2 स्टेप रिएक्शन है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस पर भी डिपेंड करेगी और इस पर भी डिपेंड करेगी। कार्बन आयन बनता है अक्कर व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, ये तब होता है जब पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब कब हमें एलिमिनेशन होगी, कब सब्सटीट्यूशन होगी, कैसे पता चलेगा। एनी स्पेसिस डेट एक्ट एज ए बेस कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कोई भी है, जैसे मान लो OH है, ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। टू अंडरस्टैंड हाउ एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन कम्पीट विद ईच अदर वी कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर विद द बेसिक बिहेवियर। डिपेंड करेगा कि उसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ज़्यादा है या बेसिक बिहेवियर ज़्यादा है, ठीक है। सो हम इसके अंदर पढ़ते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोई हमारे पास B नेगेटिव है, ठीक है। ये एज ए बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये हाइड्रोजन ले जाएगा, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये C पे अटैक करके इसको निकाल देगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन बेस है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी विल बी पैरेलल इफ द कंपेयरिंग न्यूक्लियोफाइल हैव सेम अटैकिंग एटम। एग्जाम्पल विल बी पैरेलल इफ द कंपेयर, जैसे कि ये है CH3O नेगेटिव है, ठीक है। जब हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जब अटैकिंग एटम सेम होगा। जैसे कि मान लो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसमें अटैकिंग एटम सेम है, तो इसमें हम कैसे कैसे कंपेयर करेंगे। नेगेटिवली एंड न्यूक्लियर आर स्ट्रोंगर देन न्यूट्रल, हाँ ये मैं आपको बेसिसिटी विल बी पैरेलल इफ द कंपेयरिंग न्यूक्लियोफाइल हैव सेम अटैकिंग एटम। एग्जांपल ये दे रखा है, इसने एग्जांपल दे के बताया है कि जब हम कंपेयर कर सकते हैं जब इनके अटैकिंग एटम सेम होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो OH H के ऊपर नेगेटिव है तो ये नहीं आएगा इसमें, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वालों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक ये बता रखा है कि जिसमें नेगेटिवली चार्ज जो होगा न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रोंगर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज वाला ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑन लार्जर एटम आर लेस टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस and are more polarizable and more readily available to carbon and will be better nucleophile, but they will be weaker base as their bond with smaller hydrogen atom will be weaker। अगर कोई बड़ा ग्रुप होगा, कोई लार्जर ग्रुप होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और बेस की तरह बिहेव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन अटैच होगा ना, वो क्या होगा, वो लूजली बाउंड होगा, ठीक है। लूजली बाउंड होगा तो वो क्या करेगा, वीक होगा और वो जल्दी से उसको लूज़ करके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो मोर इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक। इफ़ द अटैकिंग एटम आर ऑफ सेम साइज द स्ट्रोंगर बेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये हम आगे एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो तब पता लगेगा आप लोगों को। हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि
बेसिक स्टैंडर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसके अंदर क्या करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, जल्दी से देना प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन CH3 है, CH3 क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी डोनेट कर पाएगा। इफ द अटैकिंग एटम आर डिफरेंट इन साइज द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। हाउ इन द गैसियस फेज न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी, अगर गैस फेज में है ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन अगर इनका साइज अलग अलग है तो क्या करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इज ए वीकर न्यूक्लियोफाइल एज इट रेजोनेंस स्टेबलाइज। जैसे कि ये है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये मोर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है तो सही नेगेटिव चार्ज, बट ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो मतलब ये अटैक नहीं करना चाहेगा ना दूसरों के ऊपर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, तो ये कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेरिक फैक्टर लिमिट न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जो ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडली होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, मतलब जो ज़्यादा क्राउडली होगा वो क्या करेगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा ना। तो इसमें और इसमें कौन ज़्यादा क्राउडेड है, ये ज़्यादा क्राउडेड है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। और लेकिन बेसिसिटी में ये उल्टा होता है, ये मोर बेसिक होगा, ठीक है। हिंडर्ड तो है बट ये क्या करेगा, इसकी पावर ज़्यादा होगी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेसिक होगा कंपैरिजन टू सेकंड मोइटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, एक मिनट जी रहा, ये है नेक्स्ट हमारे पास इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी मेड ए गुड लिविंग एजेंट ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जे। OH कैन बी मेड ए वीक बेस इन एसिडिक मीडियम बाय प्रोटोनेशन बिकम ए बेटर लिविंग एजेंट। इसमें ये क्या 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 कह रहा है, OH कैन बी मेड ए वीक बेस इन एसिडिक मीडियम। अगर कोई एसिडिक मीडियम है और उसके अंदर OH है, ठीक है, तो OH क्या करेगा, ये वीक बेस की तरह एक्ट करेगा। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन किसी एसिडिक मीडियम वीक बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये एसिड एक्सेप्ट करके H2O बना लेगा, ठीक है। H2O पॉजिटिव बन जाएगा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, जो कि बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। सो अब ये प्रोटिक और एप्रोटिक सोलवेंट की बात हो रही थी कि प्रोटिक के अंदर SN1 फॉलो करती है, एप्रोटिक के अंदर SN2 फॉलो करती है, ठीक है। तो ये कैसे है, दिस सोलवेंट हैव ए हाइड्रोजन एटम, मैंने बताया था ना जनरली कि प्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन एटम होते हैं, अटैच टू एन एटम ऑफ ए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटिक सोलवेंट कैन देयरफॉर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि H2O है, ठीक है, ये प्रोटिक सोलवेंट है। प्रोटिक सोलवेंट के अंदर क्या होते हैं कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल प्रोटिक सोलवेंट कैन देयरफॉर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेंगे, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ए स्मॉल न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी देन द लार्जर न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड and this solvation hinder the direct approach to the nucleophilic center. Hence the smaller nucleophile does not act as a good nucleophile as the larger one. वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारे पास छोटा सा कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्शन में आ रहा है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वो रिएक्शन हो रही है प्रोटिक सोलवेंट के अंदर। प्रोटिक सोलवेंट है मतलब H प्रेजेंट है, H क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले ही अटैक कर देंगे, ठीक है। ये H के साथ ही फंस के रह जाएगा। जब ये H के साथ फंस जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि द स्मॉल न्यूक्लियोफाइल विच इज़ हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी देन द लार्जर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गली सोलवेटेड। ये क्या करेगा, कोई भी स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, सोलवेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इस सोल्वेशन की वजह से हिंडर द डायरेक्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, अब जैसे कि ये है फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, छोटा है तो ये H के साथ जल्दी बॉन्ड बनाएगा तो HF बन जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो करेक्टर है ना वो I नेगेटिव का ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और लास्ट में फ्लोरीन का। लेकिन जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो सबको पता है फ्लोरीन नेगेटिव मोर बेसिक है कंपेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं, दीज आर द पोलर सोलवेंट दैट डोंट हैव ए हाइड्रोजन एटम कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे इनके हाइड्रोजन एटम, जैसे कि DMF है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। DMSO है, इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। डाईमिथाइल एसिटामाइड है, एक ये है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। अब एप्रोटिक सोलवेंट क्या करेंगे, एप्रोटिक सोलवेंट करेंगे दिस सोलवेंट डिजोल्व आयनिक कंपाउंड एंड सोलवेट द कटायन। ये क्या करेंगे, ये कटायन को सोलवेट करेंगे। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन तो होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है जो कि सोडियम को सोलवेट कर लेगा, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है उनको सब क्या करेंगे, सोलवेट करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्ड अनायन आर हाईली रिएक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल
एंड नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलो द बेसिसिटी। वो बेसिसिटी का ही बता रहा है कि ठीक है, अब मान लो कोई भी तुम्हारे पास आ रहा है, NaOH है, ठीक है, ये तुम्हारे पास आया है। अब Na क्या करेगा, Na इनके साथ सॉल्वेट हो जाएगा, जो OH बन जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अनायन जो बचेगा हाईली रिएक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल एंड नाउ द न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज करेगी। ये बेसिसिटी का तो करेक्टर यही था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब ये नेक्स्ट अनायन बच जाएगा ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं प्रोटिक की, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट का ऑर्डर होता है, ठीक। और जब हम इसकी बात करते हैं, एप्रोटिक की बात करते हैं, तब हमारे पास ऑर्डर वही होता है जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन रूल। सेडजेफ रूल व्हेन एल्कीन इज फॉर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ एल्काइड द ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन गवर्न बाय टू रूल। दो रूल आते हैं कि कौन सी एल्कीन बनेगी जब भी हमारे पास एलिमिनेशन होती है, कि मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2, ये है हमारे पास H या CH3 लगा लो, ठीक है, ये X है। तो ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इस X के साथ। तो मतलब कौन सी एल्कीन बनेगी, ये वाली एल्कीन बनेगी कि ये वाली। तो इसके लिए दो रूल आए थे, एक था सेडजेफ रूल और एक था हॉफमैन रूल, ठीक है। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन कौन होगी, जो मोर सब्सिट्यूटेड होगी, लाइक ये वाली एल्कीन। देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ अच्छे से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये वाली एल्कीन, ये ज़्यादा सब्सिट्यूटेड है ना, ये यहाँ से भी सब्सिट्यूटेड है, यहाँ से भी सब्सिट्यूटेड है। तो ये मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन क्या बनेगी, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं ये, तो ये बनेगी। लेकिन हॉफमैन के अकॉर्डिंग कौन सी बनेगी, हॉफमैन के अकॉर्डिंग काइनेटिकली कंट्रोल बनेगी, मतलब जो काइनेटिक कंट्रोल होगी। मतलब अगर इसी की बात करूँ मैं तो ये वाली एल्कीन बनेगी, ये वाली एल्कीन बनेगी इसके अकॉर्डिंग, बाद वाली, ठीक है। तो ये हॉफमैन रूल ये कहता है। ऐसा क्यों कहता है ये डिटेल्स में तो हम बाद में करेंगे, अभी तो हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स में यही है कि ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेस सब्सिट्यूटेड बनेगी, ठीक है, कॉर्नर वाली बनेगी, ये सोच लेना। सेडजेफ के अकॉर्डिंग मोर से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एलिमिनेशन होगी, लो टेम्परेचर होगा तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो अपने आप ही जो HX बॉन्ड है वो ब्रेक होकर निकल जाएगा, तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन द प्रेफरेंस ऑफ वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग ओवर ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। एक मिनट, अच्छा, रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। रेडियो सेलेक्टिविटी हमें बताता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 मिनट, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कौन सा बनेगा, ठीक है। तो जनरली एक एग्जांपल देके बता रहा है ये, कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे इसका एक H यहाँ है, ठीक है। जब ये HBr निकलेगा तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, या तो ये वाला डबल, या तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, अगर ये वाला गया तो ये बनेगा। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, हॉफमैन ने क्या कहा था कि ये वाला बनेगा, सेडजेफ ने क्या कहा था ये वाला बनेगा, ठीक है। अच्छा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात हम जब करेंगे तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन गिव वन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बिकॉज द रिएक्शन पाथवे हैज़ ए चॉइस आइदर द पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला प्रोडक्ट होता है काइनेटिक फेवरेबल होता है, और ये वाला मोर सब्सिट्यूटेड थर्मोडाइनमिक फेवरेबल होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है तो इसके अंदर एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो मेजर, अच्छा, अब जैसे कि ये है सिंपल, ठीक है, तो हमने पता है मोर सब्सिट्यूटेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में यही बना हुआ है, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। इसमें फिनाइल इसके ट्रांस है और इसमें इसके सिस है, तो कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ये बता रखा है, हमें पता है जनरली कि हमारे पास मेजर ये बनता है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांस, ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो ट्रांस क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल आइसोमर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होती है कि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में से स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना है, मतलब दो प्रोडक्ट में से एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेजर बनेगा, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक कौन सी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है कि ऐसी रिएक्शन जो एक ही प्रोडक्ट बनाएगी,
ठीक है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी, वो स्पेसिफिक है। मतलब लाइक एग्जांपल, ये एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। अब हम ये है तो इसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन निकलेगा, जब ये दोनों निकलेंगे ना तो हमारे पास यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इस केस में ये इसके ट्रांस है, ये इसके ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये इसके सिस है तो इसमें इस सिस है तो सिस ही रहेगा। तो इसमें स्पेसिफिक है, मतलब दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव क्या होता है? कीमोसेलेक्टिव होता है व्हेन देयर आर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल, ए गिवन रिएजेंट मे रिएक्ट प्रेफरेंशियली विद वन रादर देन द अदर। अगर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक के साथ रिएक्शन करना, ठीक है, वो होता है कीमोसेलेक्टिव। तो हम अब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जस्ट सिंपल एक तो ये दे रखा है 1 मिनट। RX को हम कैसे बना सकते हैं? एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन क्या होता है? CH3 इसके अंदर हम हेलोजिनेशन करके, हेलोजिनेशन मतलब इसकी रिएक्शन करके Cl2 के साथ, ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एडिशन करके एल्कीन के अंदर X2 की एडिशन करेंगे या HX के करेंगे। ठीक है, एल्काइन है, इसके अंदर भी एडिशन करेंगे, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी एडिशन करेंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, अगर कोई और हैलाइड है तो क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तब ये बनेगा, या फिर कार्बोनल कंपाउंड से करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे जिसमें आगे दे रखी है, रुको। एल्केन से हम कैसे करेंगे? एल्केन से हम करेंगे, कोई एल्केन है हमारे पास, उसमें Cl2 डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा। ठीक, एल्किन में क्या करेंगे हम? एल्किन में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, X भी यहाँ ऐड हो गया, ये भी यहाँ ऐड हो गया। अगर HX है तो HX ऐड हो जाएगा, H यहाँ ऐड हो जाएगा, X यहाँ ऐड हो जाएगा। H यहाँ क्यों ऐड करेगा? क्योंकि H जब यहाँ ऐड होएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए H यहाँ ऐड होगा। ठीक है, X2 है तो ये X यहाँ ऐड करेगा। ठीक है, तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव यहाँ मूव करेगा तो इसमें कैसे दे रखा है ये? 1 मिनट। ये तो NBS वाली है। NBS मतलब इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो ये डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जुड़ता है। ठीक है, तो ये भी शायद हाई टेम्परेचर के लिए है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी मुझे इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन में भी एडिशन होती है कि X2 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा इसमें एल्काइन में। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होएगी? सब्स्टिट्यूशन होएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होएगी कि अगर कोई ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हमने आयोडीन वाला जोड़ना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो NaI की रिएक्शन करा देंगे, ब्रोमीन को हटा देगा तो RI बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिंकल्स्टन रिएक्शन, RI वाली। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाते हैं। अगर कोई भी हमारा अदर हैलाइड है उसको AgF से रिएक्शन करा दो DMSO के प्रेजेंस में तो RF बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें फ्लोरीन कंपाउंड बनेगा, फ्लिंग्स रिएक्शन जिसमें आयोडीन बनेंगे। ठीक है, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? एलिमिनेशन होएगी। कैसे? अल्कोहल के साथ क्या करेंगे? HX डाल देंगे, H तो इसके साथ ऐड होकर निकल जाएगा, XRX बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास RX, ये दे रखा है। ठीक है, या फिर PCl5 डाल देंगे अल्कोहल में, PCl3 डाल देंगे तब भी हमारे पास RX बनेगा। ठीक है, उसके बाद SOCl2 डाल देंगे, SOBr2 डाल देंगे तब भी यहाँ RX बनेगा, SOCl2 पीरिडीन के प्रेजेंस में डाल देंगे तब भी RX बनेगा। ठीक, इसके बाद है कार्बोनल कंपाउंड से। कार्बोनल कंपाउंड से कैसे बनेगा? कोई भी एक कार्बोनल कंपाउंड ले लो, इसके अंदर PCl5 डाल दो तो इसमें ये एल्काइल हैलाइड डाई एल्काइल हैलाइड कंपाउंड बन जाएगा इसका। ठीक है, मैकेनिज्म अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। उसके बाद क्या है? एल्काइल हैलाइड तो बना लिया, अब एल्काइल हैलाइड की फर्दर रिएक्शन, ये तो बन गया, लेकिन इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन बता रखे हैं ये कि इससे क्या क्या बनेगा। सबसे पहले है कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है। कैसे बनाएंगे? 2 एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ये तो वुड्स रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें Na डाल देंगे। ठीक है, तो NaX निकल जाएगा और R कंबाइन करके एल्केन बन जाएगा। ग्रिगनाइट रिएजेंट से कराएंगे हम, तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे इथाइल मिथाइल वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये X मिलके इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, कोरे हाउस में क्या करते हैं? कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसके लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो एल्काइल लिथियम बनेगा, फिर कॉपर आयोडाइड के साथ एल्काइल कॉपर आयोडाइड बनेगा और लास्ट में RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R यहाँ जुड़ जाएगा तो RR ये बनेगा, वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, एमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बोरिंग भी होगा, बट रिवीजन तो करनी है ना हमें। ये आता है एग्जाम्पल, ये आया हुआ था एग्जाम में, हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, आर एक्स को अमोनिया डालेंगे तो प्राइमरी अमीन, फिर आर एक्स डाल देंगे तो सेकेंडरी अमीन, फिर आर एक्स डाल देंगे तो टर्सरी अमीन, फिर आर एक्स डाल देंगे तो क्वार्टरनी अमीन, क्वार्टरनी सोल्ट बनेगा, तो इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। के सी एन डाल देंगे तो आर सी एन बन जाएगा, ए जी सी एन डाल देंगे तो आर एन सी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। के सी एन से सी एन बनेगा, ए जी सी एन से एन सी बनेगा, ठीक है। NaNO2, NaNO2 से क्या करेंगे, NaNO2 से यहाँ पे NO2 बन जाएगा, RNO2, ठीक है। AgNO2 से क्या बनेगा, ये भी RNO2 बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करेगा, ये निकल जाएगा, RH बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस से क्या होएगा, ईथर बनेगा, ROR, ठीक है। एक्वस एल्कोहल डाल देंगे तो ROH बन जाएगा, ठीक है। एल्कोहलिक KOH डाल देंगे मतलब कंसनट्रेटेड, तो एल्कीन बन जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वास डालेंगे तो ROH बनेगा, अदरवाइज दूसरा बन जाएगा। ये लास्ट रिएक्शन एक बार कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें क्या है, RMgX है, ठीक है। RMgX है तो RMgX की रिएक्शन जब हम कराएंगे एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। RCHO के साथ कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन के साथ कराएंगे तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये भी एक कीटोनिक ग्रुप है, इसके साथ कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ RMgX है ये एक बार देख लेना। बाकी हम ये कितना रह गया, 30 मिनट्स का और रह गया, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।